हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर सेकंड आरएम का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सैम्पलिंग थ्योरी। सबसे पहले व्हाट इज़ द सैम्पलिंग? ए स्मॉल सेक्शन रिलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए सैम्पल। यानी एक छोटा सा सेक्शन पॉपुलेशन का वो क्या कहलाता है? सैम्पल कहलाता है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड इन द सैम्पल इज नॉन एज द साइज ऑफ सैम्पल। और कि जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर होंगे उसका साइज कहलाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और सैम्पल को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? सैम्पलिंग कहलाता है। ए रैंडम सैम्पल इन वन इज वन इन विच ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन इट। और एक रैंडम सैम्पल क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल्स के अंदर लिया गया है सैम्पल के अंदर वो क्या है? बिल्कुल इंक्लूडेड, सेम चांस है उसके जाने के उसमें। यानी उसको अलग से प्रायोरिटी नहीं मिली किसी को ये पहले लेना है ये पहले लेना है, सबके लिए इक्वल चांस है। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज नॉन एज इट्स स्टैंडर्ड एरर और सी। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसी को जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर कहते हैं या ऐसी से नोट करते हैं। द स्टैंडर्ड एरर इज यूज टू एक्सेस द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और ये होता क्या है वास्तव में? एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही एरर कहलाता है। इफ़ एन इज लेस देन 30, यदि सैम्पल साइज 30 से लेस है यानी स्मॉल सैम्पल है, इस सैम्पल इज कॉल्ड स्मॉल। और वाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यदि सैम्पल साइज 30 या 30 से ग्रेटर है तो क्या सैम्पल का कैसे सैम्पल कहलाते हैं? लार्ज सैम्पल कहलाते हैं। इसका आता है नल हाइपोथेसिस। क्या होता है? द नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस दैट asserts that there is no differences between the sample statistics and population parameters। यानी नल हाइपोथेसिस में क्या, जो पॉपुलेशन में जो हमने पैरामीटर यूज़ किए हैं और सैंपल में पैरामीटर यूज़ किए हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस बताता है व्हाट एवर डिफरेंस इज देयर, जो भी डिफरेंस है, इज एट्रीब्यूटेबल टू सैम्पलिंग एरर। किसकी वजह से? सैम्पलिंग एरर की वजह से है। द नल हाइपोथेसिस इज सेट अप इन टेस्टिंग a statistical hypothesis only to decide whether to accept or reject the null hypothesis. It is denoted by H naught। और ये इसमें जो हाइपोथेसिस होती हैं इनमें क्या जनरली हम नल हाइपोथेसिस में क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने ली है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, इसे एच नॉट से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी होती है? एनी हाइपोथेसिस विच इज नॉट ए नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज नोटेड बाय H1 और H अल्फा। Now the level of significance. The probability level below which we reject the hypothesis is called the level of significance। यानी जिस लेवल से नीचे उस प्रोबेबिलिटी लेवल से उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को, तो वो लेवल क्या कहलाता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। एंड द रीजन इन विच ए सैम्पल वैल्यू फॉलोइंग इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन। और जिस रीजन के अंदर उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है सैम्पल वैल्यू को, तो वो रीजन क्या कहलाता है? क्रिटिकल रीजन कहलाता है। द 5% और 0.05 एंड 1% 0.01 आर द कॉमनली यूज्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जनरली 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ किए जाते हैं जनरली। इफ द वेरिएट फॉल्स इन द क्रिटिकल एरिया द हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यदि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्रिटिकल एरिया में बिलोंग करती है, इसका मतलब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें हम दो बताए गए हैं, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जिसमें इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? 1% लेवल में -1.96 से 1.96 सिग्मा, यानी -1.96 सिग्मा से +1.96 सिग्मा होती है। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या होती है? -0.674 सिग्मा से 0.674 सिग्मा। ये तो वैल्यूज़ हैं 1% और 5% में यूज़ की जाती हैं। इस तरह से है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? द प्रोसीजर विच enables us to decide whether to accept or reject the hypothesis is called the test of significance। यानी उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, इसका जो डिसाइड करता है वो क्या कहलाता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। इसके कहलाता है कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती हैं जिनके हम कॉन्फिडेंस करके बताते हैं कि इसमें बिलोंग करता है नहीं करता है। लेट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक
इज़ नॉर्मल, यानी नॉर्मल हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इफ़ ए सैम्पल स्टैटिस्टिक्स लाइज इन द इंटरवल -1.96 सिग्मा टू म्यू -1.96 सिग्मा टू म्यू प्लस 1.96 सिग्मा इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। यह क्या कहलाता है? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। सिमिलरली म्यू -2.58 सिग्मा टू म्यू प्लस 2.58 सिग्मा इज 99 कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाती है, एज द एरिया बिटवीन म्यू -2.56 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2.58 सिग्मा इज 99%। इनमें एरिया कितना होता है? म्यू -2.58 सिग्मा से म्यू प्लस 2.58 सिग्मा, इसलिए 99% एरिया जाता है इसमें। अब है लार्ज सैंपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसके लिए लार्ज सैंपल्स के लिए एन यदि लार्ज है, यानी एन 30 या 30 से ग्रेटर है, उन सैंपल्स को क्या कहते हैं? लार्ज सैंपल कहते हैं। तो उनके लिए स्टैटिस्टिक जेड की वैल्यू कैसे निकाल जाती है? एक्स माइनस एन पी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है, और वैल्यू ऑफ सक्सेसेस क्या है? X के है। X माने X है, ये वैल्यू, ये क्या है? वैल्यू ऑफ सक्सेसेस कहलाती है। देन वी हैव द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हैं। द मॉडजेंट लेस देन 1.96 है, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सक्सेस इज नॉट सिग्निफिकेंट, इज नॉट सिग्निफिकेंट होगा। यदि ग्रेटर देन 1.96 है तो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल, और मॉडजेंट ग्रेटर देन 2.58 देन डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। A random sample of 2 flower stems has an average of 10 centimeter. Can this be regarded as a sample from a large population with the mean of 10.2 centimeter and a standard deviation of 2.25 centimeter? तो ये क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला जो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये दूसरा फार्मूला है। यदि आपको पहले जो हमने फार्मूला बताया था उसको यूज ना करके यदि इसमें वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज ही दे रखे हैं तो ये वाला फार्मूला में यूज़ करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपको दे रखा है एन की वैल्यू 400 और एक्स बार की वैल्यू 10 दे रखी है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? एच नॉट द सैंपल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू 2.25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया एक तरह से, ये म्यू हो गया, एक तो नॉर्मल पॉपुलेशन हो गई और एक सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी दे रखा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? H1 है म्यू नॉट इक्वल्स टू 10.2। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? -1.777। और क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे माइनस प्लस 1.96 होती है। सिंस द स्टैटिक वैल्यू जेड 1.777 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 1.96, it falls in the acceptance region. Hence the facts are consistent with the null hypothesis, which is acceptable with 5% confidence, and it is concluded the sample has been drawn from the normal population with the mean of 10.2 centimeter and standard deviation of 2.25 centimeter. इसका एक एग्जांपल और हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें है एक कोइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्स ऑफ हेड 224 टाइम्स। फाइंड वेदर द कोइंस मे बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड वन। यानी कोइन को टॉस किया जाता है 410 टाइम्स और ये हेड आता है इस पर 224 टाइम्स। तो फाइंड वेदर द कोइन में बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड वन। तो पिछले वाले में क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको एन पी क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें जेड की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, यानी सक्सेसेस कह सकते हैं इसको हम, एंड पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए टॉस। तो ये हमने माना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। अब एच नॉट क्या लेना है? कोइन इज अनबायस्ड, ये एच नॉट लिया है हमने।
यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी होगा 1/2, बिकॉज कोइन में हेड या टेल आते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है हेड आने की। n इक्वल्स टू 410 है, यहाँ पे 410 टाइम्स कोइन को टॉस किया गया है। कोइन इज टॉस 410 टाइम्स। देन x की वैल्यू 224 है, बिकॉज हेड कितनी बार आता है, 224 टाइम्स आता है। इसके बाद z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पी, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वही वाला फॉर्मूला है, x माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो x की वैल्यू क्या है इसमें 224, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू को यहाँ पे जनरली एन पी के इक्वल लिया जाता है, क्योंकि यदि फेलर और सक्सेस दो ही आउटकम आते हैं उस कंडीशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसका जो मीन होता है वो एन पी होता है। तो म्यू यहाँ पे एन पी के इक्वल यूज़ किया जाता है, x माइनस एन पी। तो एन और पी हमें ऑलरेडी पता है, एन की वैल्यू 410 है, पी की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे, और अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू में भी एन पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू 1/2 तो क्यू की वैल्यू भी 1/2, बिकॉज इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। देन 1 माइनस पी यानी 1/2, इट इज़ ऑल्सो 1/2। Here right we can write q equals to, so q equals to 1/2. Then value after putting the b's value we get 19 upon 10.124 and get 1.876, and value of z 1.876 is less than 1.96. So the hypothesis we correct, and critical value of z at 5% level of significance is minus plus 1.96. The coin may be regarded as unbiased, यानी इसमें 5% लेवल सिग्निफिकेंस दिखाया तो 1.96 से वैल्यू कम आ रही है जेड की। इसका मतलब ये इस वैल्यू पे जो एच नोट है, हमने एच नोट क्या माना था, कोइन इज अनबायस्ड, तो एच नोट को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी एच नोट एक्सेप्ट हो गया मतलब कोइन क्या हो गया, अनबायस्ड हो गया। बस ये इसमें हमें प्रूव करना होता है कि कोइन अनबायस्ड है या बायस्ड है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हमने ओनली वन सैंपल वाले लिए, अब इस ओनली वन सैंपल वाले यूज़ किया है हमने, स्मॉल लार्ज वन सैंपल्स वाले। अब 2 सैंपल्स वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे।